तो भाई एक बार बताएंगे क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ? तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आज मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, देखो अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हम लोगों ने पढ़ा था एटम किसका बना हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसके बने हुए होते हैं? हमने पढ़ा था क्वार्क के बने हुए होते हैं। ठीक है ना? अब क्वार्क और डाउन क्वार्क के बनने से ही क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। ये सारी बातें हमने करी थी। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में हमने नहीं बात करी थी। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में पढ़ा था, जोल डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी हमने, क्या कमियां थी वो पढ़ा था। एटम के 3 सब पार्टिकल पढ़े थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्टेट पढ़ी थी, नॉन स्टेशनरी होती है। रिएक्शंस मैंने कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में भाग लेते हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियस भाग लेता है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाग लेते हैं, तो उसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन आता है, वो आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो हमने पढ़ा था, है ना? हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n² वाला। इसके अलावा हमने 2D मॉडल पढ़ा था। 2D मॉडल में हमने K, L, M, N ये 4 शेल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हमने ये पढ़ा था 2D मॉडल में। ठीक है ना? एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। रिपल्शन फोर्स के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी, है ना? समझ रहे बात को? चलो अब आगे बढ़ेंगे और आगे आज पढ़ेंगे हम एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है ना? एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास, सब चीजें बताऊंगा आज आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर, सबसे पहले लिखो ए नंबर पे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम करते हैं जेड से रिप्रेजेंट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट या किससे डिनोट किया जाता है, तो इसका सिंबल क्या है? तो जेड है। और जेड इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपको पता है कि जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटोन। ठीक है ना? नंबर ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन की संख्या। ठीक है, प्रोटोन की संख्या, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटोन या फिर प्रोटोन की संख्या। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोजन लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने यहां लिख दिया एक। तो ये एक क्या है? ये है जेड, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटोन है। कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटोन का है, और प्रोटोन हमेशा कहां आता है? नीचे आता है। किसी भी एलिमेंट में नीचे की तरफ क्या आता है? प्रोटोन या फिर एटॉमिक नंबर। उसका एक ही बात है ना, प्रोटोन की संख्या जितनी है उतनी ही उतना ही तो एटॉमिक नंबर है उसका। एटॉमिक नंबर का मतलब ही यही होता है कि उसमें प्रोटॉन्स कितने। ठीक है ना? और एटम किसका बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और ऊपर की तरफ आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बात मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने भी हेडिंग डाल रखी है एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? या मैंने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये 6 क्या है? ये जेड है। ये क्या है? ये जेड है ना, एटॉमिक नंबर है इसका, ऑक्सीजन का। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ रही थी। अब अगर कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम क्या है? कोई भी एटम न्यूट्रल है या उदासीन है, तो उस कंडीशन में जो एटॉमिक नंबर होगा, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है ना? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैंने ऐसे लिख दिया Na, या मैंने ऐसे लिख दिया Cl, या मैंने ऐसे लिख दिया O। तो इस पर क्या कोई चार्ज तो नहीं लगा हुआ है? अगर मैं इसी Na पे चार्ज लगा देता, पॉजिटिव कर देता, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। या मैंने इसी Na पे नेगेटिव, या मैंने Cl पे नेगेटिव कर दिया,
तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। लेकिन अगर मैं सिर्फ NaCl ऐसे लिख रहा हूं तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है। तो जब कोई भी एटम न्यूट्रल होगा तो उसका एटॉमिक नंबर जो है या उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, ठीक है ना। मान लो मैंने H1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे कोई प्लस नहीं, मैंने H पॉजिटिव नहीं किया, हाइड्रोजन को नेगेटिव नहीं किया, तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने होंगे, एक ही होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, समझ गए बात को। तो कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, उसके एटॉमिक नंबर के ही बराबर होंगे, उसके एटॉमिक नंबर के ही क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब दूसरी बात मैं करूंगा यहीं पर एटॉमिक मास की, ठीक है। सेकेंडली मैं बात करूंगा एटॉमिक मास की। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। इसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहा जाता है इसको, ठीक है ना। एटॉमिक मास को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है ना। ए से रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार को। और आपको पता है परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, परमाणु द्रव्यमान मिलता है, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान मिलता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम में, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, किसी भी एटम के नाभिक के अंदर, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बताया दिया। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई मैंने एलिमेंट लिया, ये एक्स लिया मैंने एलिमेंट, ठीक है ना। एलिमेंट ले लिया एक्स, मैंने इसका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, जेड आएगा एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या आएगा, ए एटॉमिक मास, ठीक है ना। ऊपर क्या आएगा, ए आएगा। और जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है पी, और ए का मतलब क्या है, पी प्लस एन, यही मतलब है ना। तो जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या। और एटॉमिक मास का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिखा भी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा, जो योग होगा, वो क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहीं पर, सुनो और आंसर बताओ, ठीक है ना। मैंने कहा Na प्लस, ठीक है ना, और O-2, ये मैंने आपको लिख दिया। और क्वेश्चन आ गया कि इसमें इन तीनों एलिमेंट्स में अलग अलग क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी कितनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, सोडियम, सोडियम पॉजिटिव और O -2, ठीक है ना, O-2। और मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ कि इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। देखो प्रोटॉन की संख्या तो निकालनी बड़ी आसान है, क्या है, प्रोटॉन की संख्या निकालने में कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि Na, अब आपको पता होना चाहिए यार, Na ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। और हेलिना की रब से फरियाद याद है या नहीं है, हाँ। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब इतना तो पता ही होना चाहिए पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के बाद कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है ना, 11 होता है। यानी कि कहने का मतलब ये 11 क्या है जो नीचे आ रहा है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि नंबर ऑफ जेड है ये, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई, कितनी आ गई, 11 आ गई, ठीक है ना। अभी मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पर किसकी, एटॉमिक मास की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन क्या आगे, 11 आगे। अब इसमें देखो क्या कोई चार्ज है, नहीं है, न्यूट्रल है Na, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। मैंने कहा ना कि जब कोई एटम न्यूट्रल होता है उस पर किसी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो तो क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देते हैं, सेम हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा इसमें, 11 हो जाएगा। अब बात करूंगा Na पॉजिटिव की, भाई Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव में भाई एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, 11 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे चार्ज पॉजिटिव है चाहे चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो P कितना आ गया, प्रोटॉन की संख्या 11। अब बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, भाई याद रखना, अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं बता रहा हूं, अगर यहां ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप इस इसमें से प्रोटॉन की संख्या में से
जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और अगर माइनस होगा तो उतने को प्लस कर देंगे, उल्टा करना है मतलब आपने प्रोटॉन में से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है ये, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर 2 3 लिखा होगा तब तो होंगे 2 3, और अगर पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब है +1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ गए बात को। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, 11 और प्लस का साइन है तो माइनस कर दोगे, और एक है ये तो एक को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ओ क्या है, O-2 यहाँ पे लिखा हुआ है। O का एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, तो 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, ठीक है, क्या है 8। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, 8, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो 8 माइनस में है तो क्या कर दोगे, +2, +2, और कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 + 2 10, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 + 2 10 हो जाएंगे, ठीक है ना, 8 + 2 10। तो इलेक्ट्रॉन निकालने आ जाएंगे आपको, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन बता दोगे ना, इलेक्ट्रॉन निकालने सिखा दिया आपको कैसे निकालने हैं। और एक चीज और, अगर किसी भी दो अलग अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, जैसे ये 10 और ये 10, क्या कहा जाता है इन्हें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। जैसे ये 10 और ये 10 आया है तो इन्हें क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है इन्हें, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो दो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है। एक ही डेफिनेशन भी तैयार होगी यहाँ से, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे जल्दी से, एक बार बताओ। इलेक्ट्रॉन निकालने आए, आपको समझ आई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं। यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन निकालने सिखा दिए। आज ही की क्लास में मैं आपको एटॉमिक मास भी निकालना सिखाऊंगा 20 तक, 20 तक तो बहुत जरूरी है, 20 तक जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, उनका एटॉमिक मास निकालना सिखाऊंगा आपको, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का याद भी करवाऊंगा आज ही, आज ही याद करवाऊंगा। और बताओ, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे यहाँ से, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो निकाल दोगे, बस आपको एटॉमिक नंबर, तो यार पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ाया क्या आपको, ट्रिक्स के माध्यम से एटॉमिक नंबर ही याद करने सिखाए हैं वहां पे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर याद करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी मैं इलेक्ट्रॉन भी निकालना सिखाऊंगा आपको, एटॉमिक मास भी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना, सब कुछ निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, यहां तक बात क्लियर। अब अगला क्वेश्चन एक और ले, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहीं पर, और मुझे आपने बताना है अगले क्वेश्चन में। मैंने लिखा मैग्नीशियम 12+2, बताओ जरा इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ इसमें मुझे फटाफट से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ जरा। हम्म हम्म। जल्दी से आंसर दो, 1 सेकंड के अंदर अंदर, बस पी और ई लिख के दे दो फटाफट से, जो लिखने वाले हैं ना ऑनलाइन में। हाँ, प्रोटॉन तो लिखा हुआ ही है, ये कितना है, 12, और इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, 12 -2 कर दोगे, 12 -2, अगर प्लस है तो -2 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। आंसर्स भी दिया करो आप लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है, तभी आपको भी समझ आएगा, मुझे लगेगा कि आप लोगों को भी समझ आ रहा है, ठीक है। चलो, अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, अब अगली चीज है न्यूट्रॉन, ठीक है भाई, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, हमने इलेक्ट्रॉन सीख लिया, प्रोटॉन तो हमें पता ही है, एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात है न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलो अगली चीज पर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन निकालना आपने सीख लिया, अब देखेंगे न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन। तो देखो, न्यूट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A-Z = N, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ए क्या है, एटॉमिक मास, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास में से परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूट्रॉन हो जाएगा। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा ऑक्सीजन 8, यहां लिखा 16, तो कैसे निकालोगे, तो A-Z, ये क्या है 8, ये जेड है, तो ये क्या है, ये एटॉमिक मास जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो A माइनस जेड करना है, यानी कि 16 माइनस 8, यानी कि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 8 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हुए, 8, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। ये बताओ, इसमें बताओ जरा, Na 11 और 23, बताओ जरा न्यूट्रॉन की संख्या सोडियम में। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सोडियम Na लिख के फटाफट आंसर दो। एन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, जल्दी से। सोडियम में बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। 11, अरे भैया 11 कैसे होगी। 23 - 11, थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए। मैं मानता हूँ आप लोग बायो वाले हैं, 10th के बाद से आपकी सबकी स्ट्रीम नॉन मेडिकल की रही है, तो थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, लेकिन माइनस ढंग से करना है, 12 है, ठीक है ना। 23 - 11 ऐसे कर देना, 23 11, 3 में से एक गया, दो में से एक गया, तो एक, ठीक है ना। कितना आया, 12, तो 12 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए बात को, तो 12 आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा माइनस कर लेना यार, ऐसे मत करना अपने, कैसे ऐसे ही कर लेना आप, क्योंकि आप लोग मेडिकल वाले हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। मैथ्स में हाथ वीक होता है ना मेडिकल वालों का। चलो भाई, तो यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब देखो, एटॉमिक मास निकालने की, हमने न्यूट्रॉन निकालने की बात कर ली, हमने इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर ली, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा एटॉमिक मास कैसे निकालना जाएगा, ठीक है ना। चलो अब पढ़ते हैं एटॉमिक मास कैसे निकलेगा। अब हेडिंग डाल दो, एटॉमिक मास कैसे निकालना, ठीक है। अब एटॉमिक मास निकालना, देखो एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपने। वो किसी साइंटिस्ट वगैरह ने नहीं दिया है, वो किसी टीचर ने ही बनाया है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो किसी टीचर ने ही बताया बनाया हुआ है, याद रखना, ठीक है। वो किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया हुआ है। ये तो साइंटिस्ट ने बताए थे, न्यूट्रॉन निकालना A - Z, ठीक है ना, और ये लागू भी हो रहे थे सब पे। लेकिन ये किसी टीचर ने बनाया, और 3 ऐसे एलिमेंट है जहां ये लगता भी नहीं है ये फॉर्मूला, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो किसी टीचर ने बनाया है ये याद करवाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो चलो, तो हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। एटॉमिक मास क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। हिंदी में भी लिख लो, परमाणु द्रव्यमान। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे हम उसका एटॉमिक मास। तो पहली कंडीशन तो ये है, अगर किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर तो हमारे पास हमें याद है, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल 12 से 13 घंटे पढ़ा है और अच्छे से याद किया, ठीक है ना। मान लो किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, सम संख्या है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक सम संख्या है, मतलब किसी का एटॉमिक नंबर 2 4 6 8 10 12 ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास क्या होगा उसका, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला बनेगा एटॉमिक नंबर गुणा 2। क्या बनेगा, एटॉमिक नंबर गुणा 2, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक गुणा 2, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया, लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, ठीक है। और ये किसी साइंटिस्ट का गिवन नहीं है, ये किसी टीचर ने ही बनाया, ठीक। चलो, और ये 2-3 जगह काम भी नहीं करता ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है, या विषम संख्या है, या विषम संख्या है, जैसे कि 1 5 7 9 11 13 15 ऐसे, ठीक है ना। अगर ऑड नंबर है किसी का भी परमाणु क्रमांक, तो उसमें क्या करेंगे, उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए आप लोग, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए आप लोग एटॉमिक नंबर गुणा 2 और प्लस 1, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर गुणा 2 प्लस 1, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर गुणा 2 प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। कहने का मतलब है, अगर किसी का 5 एटॉमिक नंबर है, तो 5 गुणा 2 10, और एक क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा उसका एटॉमिक मास। 7 है तो 7 दूनी 14 और जमा 1 15 बन जाएगा। किसी का एटॉमिक नंबर 9 है, 9 दूनी 18 19 बन जाएगा। 11 दूनी 22 23 बन जाएगा। 13 दूनी 26 27 बन जाएगा। 15 दूनी 30 31 बन जाएगा। यहाँ पे 2 का 4 बन जाएगा, 4 का 8 बन जाएगा, 6 का 12 बन जाएगा, 8 का 16 बन जाएगा,
10 का 20 बन जाएगा, 12 का 24 बन जाएगा। समझ आ रही वो इतनी बात? एटॉमिक मास, ये तो एटॉमिक नंबर है और ये उनके क्या हो गए, ये एटॉमिक मास हो गए। ठीक है ना, ये क्या हो गए, ये एटॉमिक मास हो गए सारे, ये एटॉमिक नंबर थे नीचे वाले। समझ गए बात को? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये 2-3 जगह एक्सेप्शन है, ये चलता नहीं है। ठीक है ना, एक तो बेरिलियम में नहीं चलता, ये एक नाइट्रोजन में और एक क्लोरीन में, बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले अगर पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट की बात करूं तो हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन का तो 1H1। हाइड्रोजन तो इकलौता एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट है जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। ये तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1H1। ठीक है, इसमें और वैसे भी एक गुणा, अगर आप 2 गुणा करोगे तब भी 1 गुणा 2 करोगे, ठीक है, तब 2 आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन तो आपको वैसे भी याद रहेगा, मैंने कई बार बता दिया। ठीक है ना, पहला एलिमेंट तो 1H1। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तो दूसरा एलिमेंट है हीलियम। ठीक है ना, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यानी कि अब 2 क्या है, सम है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, सम के लिए गुणा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, हीलियम के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो लिथियम आता है। लिथियम का भूल गए, एलिना की रब से फरियाद, याद होगा ना, एलिना की रब से फरियाद। लिथियम का कितना है, 3। तो 3 क्या है, 3 ऑड नंबर है, तो 3 गुणा 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका, लिथियम का। ठीक है ना, इसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है वो बेरिलियम आता है। बेरिलियम को छोड़ दो, बाद में बताऊंगा। पांचवें नंबर पे आता है बोरोन। कौन सा आता है, बोरोन। और बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। अब मुझे बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा, हाँ 11 है ना। कितनी जल्दी आ रहे हैं चीजें, आ रही है ना याद। इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर, जल्दी बताओ, 6। 6, तो इसका कितना होगा एटॉमिक मास, 12, क्योंकि सम संख्या है तो गुणा 2 कर दोगे। ठीक है ना, कार्बन के बाद अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है, हाँ 8 है ना, 8 है ना, समझ रहे बात को। और किसका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, लिख दो फटाफट। ऑक्सीजन के बाद अगला एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या है, 9। बताओ इसका कितना आ जाएगा एटॉमिक मास, हाँ 9 दूनी 18 और 1 19, क्योंकि विषम संख्या है, तो फ्लोरीन का क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है नियोन। नियोन, नियोन का कितना है, 10 है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, 20। देखो याद हो रहे हैं, याद करते चलना। ठीक है, ठीक है ना, नियोन का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आता है सोडियम। सोडियम का तो अभी अभी बता चुका हूँ एग्जांपल्स में, Na कितना, 11, कितना होगा इसका, 23 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी अभी मैंने पढ़ाया अभी आपको सोडियम का। ठीक है ना, 11 विषम संख्या, तो 11 दूनी 22 और जमा है कितना, 23 हो जाएगा। फिर आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। 12 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है ना, 24 हो जाएगा। इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना है, तो एल्यूमिनियम का है भैया 13। इसका कितना हो जाएगा, 27। ठीक है ना, 27 हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ठीक है ना, इसके बाद आता है सिलिकन। सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। इसका कितना हो जाएगा, 28। ठीक है ना, सिलिकन के बाद आगे बढ़ेंगे, आएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। कितना हो जाएगा, 31। लिखते चलो भाई फटाफट से। ठीक है ना, उसके बाद सल्फर। सल्फर का कितना, सल्फर का है एटॉमिक नंबर 16। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 32। लिखो फटाफट से, 32। ठीक है ना, सल्फर के बाद अगला कौन सा आता है, आर्गन। आर्गन का है 18। जल्दी से बताओ, 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि 18 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है ना, आर्गन के बाद आ जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का है के सिंबल और 19वें नंबर पे आता है। 19 का क्या होगा, 39, 39। ठीक है ना, और लास्ट में आता है आपका कौन सा, कैल्शियम। कैल्शियम का कितना है, 20। 20 एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा एटॉमिक मास, 40। तो जल्दी से बताओ, अभी इतनी बात समझ में आ गई। अब इनमें से 3 एटॉमिक नंबर गायब है, तो चौथे नंबर का, एक 7वें नंबर का और एक है 17वें नंबर का, है ना गायब। अब यहां पर ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, चौथे 7वें और 17वें नंबर का जो एक्सेप्शन बताई थी। ठीक है ना, तो बेरिलियम जो कि चौथे नंबर पे आता है, बेरिलियम। बेरिलियम जो कि कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे, है ना। हमने 3 के बाद सीधा 5 किया था, चौथे नंबर पे बेरिलियम आता है। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। हम क्या करते थे, ऑड में और इवन में गुणा 2 करते थे, लेकिन हमें यहाँ पे इवन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम गुणा 2 + 1 करेंगे तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा,
9 जाएगा। तो इसमें उल्टा चलता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन है, मैंने आपको कहा था ना, केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में अपवाद चलेंगे तो 3 अपवाद है, ठीक है ना। 4 अब सम संख्या होना तो गुणा 2 था, लेकिन गुणा 2 + 1 होगा, ठीक है ना। तो ये अपवाद है, ठीक है। बेरिलियम। इसके अलावा अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो नाइट्रोजन का कितना होगा? अब सम संख्या है नाइट्रोजन, विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए गुणा 2 + 1 लगना चाहिए था, लेकिन इसमें बस गुणा 2 लगेगा। इसका एटॉमिक मास कितना? 14, ठीक है ना। 14 होना तो क्या चाहिए था? गुणा 2 + 1, लेकिन हुआ क्या? गुणा 2 हुआ बस, मतलब इवन वाला लग गया इसमें फॉर्मूला। लास्ट लास्ट आता है क्लोरीन। क्लोरीन का कितना है? 17वें नंबर पे आता है Cl, क्लोरीन। कितने नंबर पे आता है? 17 पे। अब ये भी क्या है? ये भी ऑड है। ऑड का लगना तो चाहिए गुणा 2 + 1, लेकिन लगेगा क्या? गुणा 2, 34, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है भाई। तो थोड़ी सी एक्सेप्शन है तो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और इसका 34 भी नहीं यार, इसका होता है 35.5। लिखो जरा एक बार, 35.5 आएगा इसका। इसका आएगा 35.5, ठीक है। 34 भी नहीं है, इसका आएगा 35.5। क्लोरीन का थोड़ा सा डिफरेंट है। एटॉमिक मास कितना है? तो 35.5, 30.5, ठीक है भाई। हो जाएंगे 20 तक याद सारे के सारे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, किसी का भी पूछ ले आपसे उठा के, ठीक है। तो आपको हो जाने चाहिए अभी याद, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। एटॉमिक नंबर तो आपको सबके याद ही है भाई, मैंने ट्रिक्स से 12 घंटे लगाए हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाने में आपको, ठीक है ना। हर एक ग्रुप की, हर ट्रांजिशन सीरीज की एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। और भाई आप इसको फॉलो करो, अच्छे से याद करो। एटॉमिक नंबर याद होंगे तो एटॉमिक मास अपने आप निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को, ठीक है। तो 20 तक के आपको आज ही याद हो जाने चाहिए, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर बताना। आपको मैंने कहा किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 36 है। मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया? सुनो क्वेश्चन। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है? 36 है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान कितना है? 36 है। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपका, जल्दी से। क्वेश्चन ऐसे आपका एग्जाम में कि किसी तत्व का एटॉमिक नंबर 36 है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी उसमें, या प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी उसमें, या न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी उसमें? बताओ जरा, फटाफट से। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे ये आपका। ये सॉल्व करा तो इसका मतलब आपने समझी है चीजें जो अभी तक समझाई गई है आपको। आपको मैंने इलेक्ट्रॉन निकालना भी सिखाया, आपको मैंने प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया, अब आपको पता होना चाहिए। हाँ जी। हम्म। हम्म। आ गया। हाँ भाई, आया आप सबका? नहीं आया? अरे आ जाना चाहिए था यार। अब तो सबसे पहले प्रोटॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर भाई। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? हाँ, एटॉमिक मास का मतलब होता है प्लूटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और आपको पता है कि आपको क्या करना है यार, अगर ये सम संख्या है तो इसका आधा कर देना है ना।
आधा कर देना ना, क्योंकि एटॉमिक मास में हमने क्या किया था, गुणा 2 किया। अगर ये इवन संख्या होती तो मतलब गुणा 2 प्लस 1 हुआ है। मान लो 3 है, 3 गुणा 2 क्या होगा, 6 और प्लस 1 7। तो मतलब जो अगर एटॉमिक नंबर विषम संख्या का होगा तो उसका जो एटॉमिक मास बनेगा वो भी विषम में ही बनेगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको, देख लो यहाँ पर चाहे तो, ठीक है ना। 2 का 4, 3 का 7, ये देख लो, 5 का 11, ठीक है ना, फिर 9 का 19, ठीक है ना, समझ रहे बात को। फिर 11 का 23, 13 का 27, सब विषम का विषम मिलेगा, सम का सम मिलेगा। अब ये सम है तो इसका मतलब डिवाइड बाय 2 करोगे, क्योंकि गुणा 2 किया था तो प्रोटॉन कितना आ जाएगा, जब 36 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 18, ठीक है ना, 18, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, हाँ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बताओ। भाई मैंने आपको बताया था, अगर उस पर कोई चार्ज ना हो तो यहाँ तो हमें कोई चार्ज दिया ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब सेम ही होगा, जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी 18। और उसके बाद न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो 36 माइनस 18, ए माइनस क्या करते हो आप, जेड करते हो, तो ए 36 है और जेड कितना है 18, मतलब प्रोटॉन की संख्या, तो 36 माइनस 18, इसमें 18 18 18, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। भाई आया किसी का, हाँ, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 18, रेणु भाई जी ने दिया आंसर, ठीक है ना। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड, तो ए कितना है, ए 36 है और जेड कितना है 18 है, तो 36 माइनस 18 18। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कितने आ जाएंगे, 18 18 18 आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कितना है, 39 है, 39 है, 39 है, तो मुझे बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। चलो फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी तो मैंने ये भी लिखा हुआ है, कुछ डिलीट नहीं किया यहाँ से, ठीक है। ये हटा देता हूँ नीचे से, ये तो सारा काम खराब कर देगा नहीं तो, क्योंकि इसमें तो आंसर्स छिपे हुए हैं, ठीक है, इसलिए हटा दिया नीचे से। एटॉमिक मास बताओ, अगर किसी का 39 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। हम्म हम्म ठीक है। ठीक है, बताओ भाई फटाफट से आंसर्स। बताओ भाई एटॉमिक नंबर कितना होगा, 19 दूनी 38 और प्लस 1 हो रहा है 39, तो भाई प्रोटॉन की संख्या कितनी आएगी, 19, ठीक है ना, 19 आएगी, क्योंकि 20 दूनी तो 40 ज्यादा हो जाता है ना, और प्लस 1 41 बनती नहीं बात है ना। 19 प्रोटॉन की संख्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की भी सेम ही है, क्योंकि कोई चार्ज तो बता नहीं रखा है इसमें ना, 19। और न्यूट्रॉन क्या होगा, तो 39 माइनस 19, ए माइनस जेड होता है, तो 39 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 30, ठीक है ना। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास 39 होगा उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19, और न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन 20, ठीक है, न्यूट्रॉन 20 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, मुझे बताओ, अगला क्वेश्चन है, क्या लिखता हूँ, एल्यूमिनियम +3, मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। चलो ये क्वेश्चन है। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर भैया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर तो याद करने ही पड़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में आपको एटॉमिक नंबर ही सिखाए थे मैंने याद करने। अब एटॉमिक नंबर तो करने पड़ेंगे भैया, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। बस एटॉमिक नंबर याद करो, बाकी तो आप एटॉमिक मास,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब निकाल दोगे यार, न्यूट्रॉन सब निकाल दोगे, सिर्फ एटॉमिक नंबर अगर आपको याद होंगे तो। चलो 13 है, फिर भी मैं बता दे रहा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन हम्म हम्म ठीक है। इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 13। ठीक है रेणु बहल जी, आपका आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन नहीं बताया आपने। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो लिख दो यहाँ पर 13। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13, और यहाँ पे +3 है तो इसको क्या कर दोगे, चार्ज है इसके ऊपर तो माइनस कर दोगे 3, कितना? 10। और न्यूट्रॉन कितना आएगा? हम्म तो 13 विषम है, गुणा 2 + 1 कितना, सॉरी सॉरी न्यूट्रॉन पूछा ना, एटॉमिक मास कितना आएगा? 13 गुणा 2 27 एटॉमिक मास आ जाएगा, 27। और न्यूट्रॉन क्या होता है? तो A-Z, A-Z, ठीक है, A27 आ गया। तो A27 माइनस जेड के लिए क्या है? जेड पी है, 13 है, तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 14। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, आगे बात समझ में? तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 14। ठीक है, 14 आ जाएगी। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आप निकाल दोगे ना, बस आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, निकाल दोगे? जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, इनमें क्या दिक्कत आएगी अब आपको? आनी तो नहीं चाहिए भाई, ठीक है, ये सब निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमें पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? बांटना। क्या मतलब होता है? बांटना, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिट में बांटना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, और इसको ईसी से डिनोट करते हैं हम, ई सी से, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन को उसकी अलग अलग शेल में, अलग अलग कक्षा में बांटना ही क्या कहलाता है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ठीक, आज ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये होती है उस इलेक्ट्रॉन की क्या? शेल। शेल या फिर क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट, है ना? हिंदी में बोलते हैं कक्षा, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये है उसकी ऑर्बिट, शेल, है ना? और 2D मॉडल में मैंने आपको क्या बताया था? के, एल, एम, एन, है ना? कौन से मॉडल में? 2D मॉडल में। तो एटम के 2D मॉडल में हमने ये 4 शेल की बात करी थी, ठीक है ना? अब क्या था, अब इन शेल में कुछ सब ऑर्बिट्स भी थी या कुछ सब शेल भी थी, ठीक है ना? के, एल, एम, एन, ये जो शेल्स है ना, इनमें क्या थी? कुछ सब शेल या सब ऑर्बिट्स भी है, ठीक है ना? कुछ सब शेल या सब ऑर्बिट, तो कुछ उपकक्ष या कुछ उपकक्षा भी है, उपकक्ष या उपकक्षा भी है। और इन उपकक्षा को क्या कहा जाता है? इन्हीं उपकक्षाओं को 3D मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एटम को रिप्रेजेंट करने का 3D मॉडल, ठीक है ना? 3D मॉडल देखो, ठीक है, चलो। अब इन्हीं के एलिमेंट की कुछ सब शेल्स होते हैं, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे, ठीक है? हम लोग हटा दो इसको ना, लिख लिया ना ये, चलो जरा आ जाओ। तो सबसे पहले लिखो 2D मॉडल, ठीक है?
2D मॉडल में क्या होती है, 2D मॉडल में, एटम के 2D मॉडल में क्या होती है, शेल, शेल या ऑर्बिट, क्या बोलते हो आप हिंदी में, कक्षा बोलते हो इसको, कक्ष या कक्षा, ठीक है ना। तो कौन कौन सी कक्षा होती है, तो के, एल, एम और एन, ठीक है ना, के, एल, एम, एन। अब इन कक्षा में नंबर ऑफ शेल कितनी होती है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है ना। तो कक्षा की, तो के शेल में एक होती है, एल में आपको बताया था 2, एम में 3 और एन में 4, है ना। तो नंबर ऑफ शेल, कक्षा की संख्या कितनी होती है इनमें, 1 2 3 4, ये तो आपको मैंने बताया भी था, याद है ना। और मैंने निकालना भी बताया था किस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, याद है 2n² वाला फॉर्मूले से, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब देखो, अब सब शेल क्या होती है, 3D, अब बात करेंगे यहाँ पर 3D की। ये 3D क्या है, तो ये है सब शेल, ठीक है ना। ये इन्हीं की के, एल, एम, एन की क्या है, सब शेल है। जैसे कि इसमें आता है एस शेल, यहाँ पे एल में आएगा एस और ई शेल, एम में आएगा एस, पी और डी शेल, और एन में आएगा एस, पी, डी और एफ, ठीक है ना, एस, पी, डी और एफ। ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब देखो गुणा कर दे जाना है, ठीक है ना। जैसे एक को इस एस के साथ गुणा कर दो, दो को एस के साथ भी, पी के साथ भी, तीन को एस के साथ भी, पी के साथ भी और डी के साथ भी, फिर चार को एस के साथ भी, पी के साथ भी, डी के साथ भी और एफ के साथ भी, ठीक है ना। तो के इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो के इज इक्वल टू बनेगा क्या, 1s, क्या बनेगा, 1s, लिखो जरा सबसे पहले, के इज इक्वल टू क्या बना, 1s। एल इज इक्वल टू क्या बना, 2s और 2p, क्या बना, 2s कॉमा 2p, ये क्या बन गया, ये बन गया एल, ठीक है ना। फिर m, m इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3s 3p, 3s 3p और 3d, ठीक है ना, 3s 3p 3d, ठीक है ना। फिर n क्या बनेगा, n इज इक्वल टू, तो 4s 4p 4d 4f, ठीक है ना। तो 4s 4p 4d और 4f, ठीक है ना, 4f, समझ गए बात को, जल्दी बताओ भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनी, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले आया 1s, 1s के बाद आया 2s, 2s के बाद आया 2p, फिर आया 3s, फिर आया 3p, फिर आया 3d, फिर आया 4s, फिर आया 4p, फिर आया 4d और फिर आया 4f, ठीक है ना। तो ये बनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब इन सब शेल्स में ये क्या है, ये सब शेल्स है, 3D मॉडल है, और यहीं से हमारी क्या आई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई। अब किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पे बात भी करेंगे हम लोग, लेकिन आज नहीं, कल की क्लास में, आज के लिए बहुत रहेगा इतना, है ना, क्योंकि सारा कंसेप्चुअल है, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो भूल जाओगे फिर आज की क्लास में, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 3s1, वो सब कितने मैक्सिमम, किस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है हर एक एलिमेंट की, इस पे बात मैं करूंगा कल की क्लास में, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको किसी भी, देखो एलिमेंट आ गया, कोई भी एलिमेंट आ गया, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि 1s1 हमेशा, इसमें कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, इसमें कितने मैक्सिमम, तो उतने मैक्सिमम रखते रखते जिस सेल में जाके वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो बस उतने ही आ जाएगा आपका कंप्लीट, समझ रहे बात को। और जो आउटर सेल में, सबसे लास्ट वाली सेल में, चाहे वो ये आए ये आए ये आए, कोई भी आए, उसमें जाके खत्म हो जाएंगे, वो जिस पे खत्म हो जाएंगे वो उसकी आउटर शेल होगी, और उसी में आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वही केमिकल बॉन्डिंग में या केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, भाग भी लेंगे, समझ रहे हैं इन बातों को, ठीक है। अब यहाँ पे किस शेल में, किस सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो बात हम करेंगे किसमें, कल की क्लास में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भैया, ठीक है, जल्दी से। तो ये 1s क्या है, ये के शेल है, ठीक है ना। 2s 2p क्या है, ये एल शेल है। 3s 3p 3d कौन सी शेल है, एम शेल है ना। अगर आपसे मान लो पूछ लो
कि 3s3p 3d में एम शेल में अगर आपसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई, आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा 1s2 2s2 2p6 3p कुछ भी लिखा हुआ, आपसे पूछ लिया कि इसकी एम शेल में बता दो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बता दोगे? बड़े आराम से बता दोगे यार, बता दोगे ना। आपको कई जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं समझ में आएगा KLMN, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बन गया एग्जामिनेशन में। वैसे क्वेश्चन में आपको बता दूं 90% चांस है क्वेश्चन कहां से बनेगा, एक तो पीरियोडिक टेबल से और एक मेटल्स नॉन मेटल्स ने हमने दो टॉपिक किया, इनसे 90% क्वेश्चन बनेंगे। और इन टॉपिक्स जो अब हम कर रहे हैं, अब कर रहे हैं और जो करेंगे उसमें तो मान के चलो बस 30% क्वेश्चन तक बन सकते हैं, ठीक है ना। 70% से प्लस क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, पीरियोडिक टेबल और मेटल नॉन मेटल से। ठीक है, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर है ना भाई सब कुछ? यहां तक ठीक है। कल अब इसको करेंगे कंप्लीट हम लोग, किस शेल में कितने हो सकते हैं, फिर कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अब आप लिखोगे फिर, ठीक है ना। कल तो मैं आपको बस वापस से क्या करूंगा, वापस से कोई भी एलिमेंट दूंगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, ये आप करोगे, ये काम आपका रहेगा, ठीक है। ठीक है, कल मैं एक दो एलिमेंट बता दूंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।